गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक अपने को स्टार्ट करना उसका नाम है रेजोनेंस इन एसी सर्किट। अब ये जो रेजोनेंस शब्द है ये तुमने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। रेजोनेंस का मतलब होता है दो चीज़ों की फ्रीक्वेंसी का मैच कर जाना। तो मैचिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स या टू सर्किट्स या कुछ भी बोल लो, दो चीज़ों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो उसको रेजोनेंस में बोलते हैं। तो ऐसे जैसे मैकेनिकल रेजोनेंस था वैसे का वैसे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस भी है। तो पहले अपन थोड़ा सा मैकेनिकल रेजोनेंस के बारे में समझ लें क्या होता था मैकेनिकल रेजोनेंस। वैसा का वैसा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस भी है। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में दो सर्किट्स काम के हैं। एक एलसी सर्किट है जो कि आइडियल है, ऐसा बोला जाता है कि एल और सी, लेकिन एल के अंदर क्या होता है, इनबिल्ट रेजिस्टेंस होता ही है इंडक्टर के अंदर। तो बेसिकली प्रैक्टिकली बोला जाए तो एलसीआर सर्किट होता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस इनबिल्ट है तो आर भी लेना पड़ेगा। तो या तो एलसी सर्किट आइडियल हो या एलसीआर सर्किट है, तो दैट इज प्रैक्टिकल। अब मीनिंग क्या है रेजोनेंस का, ये एक बार थोड़ा सा समझा दूं मैं तुमको। 11th क्लास में क्या मीनिंग था ये बता दूं। तो 11th क्लास में हम क्या करते थे कि दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में बजाते थे। जैसे मान लो कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज। अब हम क्या करते थे कि बिल्कुल इसके पड़ोस में एक और ट्यूनिंग फॉर्क लेके उसको बजाते थे, और अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती थी तो हम बोलते थे कि ये दोनों क्या है, रेजोनेंस में आ गए। तो रेजोनेंस के लिए क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी यदि सेम होती है तो होता क्या है कि जो इनका नॉर्मल एम्पलीट्यूड होता है, नॉर्मल एम्पलीट्यूड, उससे ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेशंस करने लगते हैं। इसका मतलब नॉर्मली यदि इनका एम्पलीट्यूड उस तरीके से चल रहा है तो जब रेजोनेंस में आ जाएंगे तो ये इस तरीके से कुछ ऑसिलेशंस करने लग जाएंगे हायर एम्पलीट्यूड्स में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं कि हम रेजोनेंस हो गया। तो दो ऑब्जेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी, दो ऑब्जेक्ट्स की क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम हो जानी चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक। और प्रभाव क्या बढ़ता है कि जो उसका एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे क्या रेजोनेंस का मीनिंग होगा इलेक्ट्रिसिटी में, तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसीज मैच करेगी। अब फ्रीक्वेंसी शब्द तो एसी के अंदर आता है, एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है जैसे भारत की 50 हर्ट्ज से वहाँ पे आता है। तो वो किससे मैच करेगी कि रेजोनेंस होगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये अपने को देखना है, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहली चीज, रेजोनेंस मीन्स फ्रीक्वेंसी मैच करी। रेजोनेंस इन एसी सर्किट मीन्स फ्रीक्वेंसी मैच। फ्रीक्वेंसी के मैच करने को अपन बोलते हैं रेजोनेंस में आ गया। अब सबसे पहले एलसी सर्किट की बात करें, फिर एलसीआर करेंगे, उसमें आर लग जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो एक एलसी सर्किट है। एलसी सर्किट के अंदर क्या होगा कि एक तो लगी होगी इंडक्टर कॉइल, और दूसरे नंबर पे क्या लगा होगा, एक लगा होगा कैपेसिटर। अब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, ऐसा आपने पढ़ा था कि अगर कैपेसिटर और इंडक्टर एक दूसरे के दुश्मन है। रीजन क्या है, अगर अपन इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं तो तुमको ये पता है कि वोल्टेज इन इंडक्टर ऊपर और वोल्टेज इन कैपेसिटर नीचे आ जाता है, करंट जबकि इस साइड रहता है। तो जब ये एक दूसरे से अपोजिट हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली यदि अपन इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएं तो इम्पीडेंस ट्रायंगल में एक दूसरे के रेजिस्टेंस को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसका रेजिस्टेंस कहलाता है एक्सएल और नीचे वाले का जो रेजिस्टेंस है वो कहलाता है एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। करंट इधर बह रहा और इधर साइड ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर भी होता है। तो यहाँ पे ये एक्सएल एक्सी को कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहा है। किसी ने बोला कि अगर ये 20 ओम्स है और ये वाला 16 ओम्स है तो कुल मिला के कट पीट के उस सर्किट का रेजिस्टेंस 20 ओम्स माइनस 16 ओम्स 4 ओम्स ही बचेगा। और अगर किसी तरीके से ये भी 20 ओम्स हो जाए तो ये लड़ के आपस में मरी जाएंगे, दोनों ही मर जाएंगे, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं बचेगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि सर्किट में रेजिस्टेंस नाम की चीज़ ही नहीं होगी, और जब रेजिस्टेंस नाम की चीज़ ही नहीं होगी तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैं, फिर से सुने। इसके आसपास रेजिस्टेंस है एक्सएल, इसका रेजिस्टेंस है एक्सी। और अगर अपन Z की बात करें तो Z का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इस सर्किट में एलसी ही लिया है अपन ने, या आइडियल सर्किट लिया है, इसमें मैंने आर लिया ही नहीं। तो जब मैंने इसको आइडियल सर्किट लिया है तो उस केस में R0 है। R0 है तो ये तो बचा ही नहीं,
ठीक है, ये बचा ही नहीं। इसका मतलब z जो है वो XL माइनस XC हो गया, और z भी ना बोलते हैं, वो उसको x बोला जाता है। x का मतलब क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस को कंबाइन करके सिर्फ रिएक्टेंस बोला जाता है। अब क्या हुआ कि रिएक्टेंस का फॉर्मूला बन गया XL माइनस XC, क्योंकि बचा हुआ तो गायब ही हो गया। अब मान लो कि हम ओम्स लॉ लगाते हैं सर्किट में। ओम्स लॉ लगाते हैं तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई जेड, यहाँ पे V इक्वल टू आई एक्स हो जाएगा। तो अगर करंट निकालना है तो इट विल बी V अपॉन एक्स। अब इससे एक बात क्लियर है कि अगर तुम x की वैल्यू डाउन कर सको किसी तरीके से तो करंट बढ़ जाता है। अब x की वैल्यू डाउन कर सकें तो आइडियली अपन कहां तक डाउन कर सकते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, आइडियल सर्किट है, वास्तविकता में ऐसा होता नहीं, थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अगर उसने बोला है कि आइडियली x को डाउन कर सकते हो तो कहां तक कर सकते हो, तो x को डाउन कर सकते हैं 0 तक। कैसे 0 तक कर सकते हो, वी कैन आइडियली बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वास्तविकता में नहीं होता, मेक x 0। अगर x 0 हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, पीक पे चला जाए। अब x को 0 करने के लिए कंडीशन क्या है, x 0 हो जाएगा तो XL माइनस XC 0 हो जाएगा, और ये तभी होगा जब XL XC से पूरा लड़के एक दूसरे को खत्म कर देंगे, जैसे 20 ओम ने 20 ओम को काट दिया। तो इसका मतलब रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या आ गई, XL माइनस XC इज इक्वल टू 0 या XL XC के बराबर होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की कंडीशन क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि इस समय करंट मैक्सिमम हो गया, पीक पे चला गया, और हमने ऐसा बोला था कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है जब रेजोनेंस होता है। इसके पहले जब ये वाला रेजोनेंस हुआ था तो भी तो करंट की जगह एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया था। अब यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम तो हो ही रहा है, इसलिए रेजोनेंस है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस बिकॉज करंट इज मैक्सिमम। ठीक है, अब करंट मैक्सिमम हो गया। अब करंट मैक्सिमम हो गया तो उसने क्या बोला, XL XC के जब बराबर हो जाएगा तब ऐसा होगा। अब XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L और XC का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा C। तो ये मैंने यहाँ डाल दिया, ओमेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन LC। इसका मतलब ओमेगा हो गया 1 अपॉन अंडर रूट LC। ओमेगा होता क्या, ओमेगा होता है 2 पाई n, तो 2 पाई n इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। इसका मतलब n बराबर कितना हो गया, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। ये वाली फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी पे होता क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और ये होती किसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है AC करंट की फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये AC करंट की फ्रीक्वेंसी होती है। अब AC करंट की फ्रीक्वेंसी होती है तो करना क्या है, तो मान लो कि तुम्हारे पास एक लगा है इंडक्टर, ये लगा इंडक्टर, तुमसे बोला कि इसकी वैल्यू क्या है, तो तुमने बोला कि इसकी वैल्यू है 10 हेनरी। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसके आगे लगा हुआ है कैपेसिटर, कैपेसिटर की वैल्यू पूछी तो वो है 10 फेराड। ठीक, और दोनों सीरीज में लगा दिए। अब इसके नीचे एक AC सोर्स लगाना, AC सोर्स लगाना है तो उसका वोल्टेज तुम कुछ भी लगा दो। हम सबसे पहले उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कौन सी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आई 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ L इंटू C, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई और रूट 10 निकलेगा तो 10 आ जाएगा, इट विल बी 1 अपॉन 20 पाई हर्ट्ज। अब इसको सॉल्व करने से जो भी आता है पॉइंट में, इतने हर्ट्ज की अगर तुमने फ्रीक्वेंसी लगाई, कहाँ लगाई, इस AC सोर्स में लगाई, क्योंकि इसमें तो लगाना अपने हाथ में। जैसे 220 वोल्ट भारत वाले 50 हर्ट्ज लगाते हैं, ठीक है, ब्रिटेन वाले 60 हर्ट्ज लगाते हैं। अब तुम्हारी इच्छा, तुम कुछ भी लगाओ, तुमने ये वाले हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ लगा दी। अब यहाँ से जो करंट चलेगा तो वो इस प्रकार से रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा इसमें और इसमें कि वो दोनों रेजिस्टेंसेस बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। इसका XL इसके XC से बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभी अपन ने बराबर किया तभी तो ये निकली। अब जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे XL XC, तो इसका रेजिस्टेंस इसके रेजिस्टेंस को
काट देगा, पूरा खत्म कर देगा। यानी वास्तविकता में तो ये दोनों ही पूरे रेजिस्टेंसेस खत्म हो जाएंगे। जब रेजिस्टेंसेस खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई एक्स। अब जब तुमने x ही खत्म कर लिया तो फिर करंट इज इक्वल टू V अपॉन एक्स से यदि x 0 हो गया तो करंट बिकम्स इनफाइनाइट। तो बेसिकली आइडियली लिखते हैं कि इट इज इनफाइनाइट बट इट इज टू लार्ज, बहुत ज़्यादा हो जाता है करंट। ठीक है, करंट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहता है, इसलिए इनफाइनाइट शब्द सही नहीं है उसके लिए हम बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा करंट बढ़ जाता है। अब करंट के बढ़ जाने की स्थिति को रेजोनेंस बोलते हैं। तो करंट बढ़ाने से क्या होता है, फायदा क्या है उससे, करंट बढ़ाने से फायदा क्या है, तो इस सर्किट को हम ट्यूनिंग सर्किट के रूप में इस्तेमाल करते हैं करंट बढ़ा के। अब करंट कैसे बढ़ाते हैं और क्या काम आता है, तो देखें इसका प्रैक्टिकल उपयोग देखें। इसमें रेजिस्टेंस होगा तो इसका जो यूज है इस सर्किट का, कौन सा सर्किट है, रेजोनेंस सर्किट। चाहे तो तुम एलसी ले लो या एलसीआर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजोनेंस सर्किट का क्या यूज है, तो इट इज यूज्ड इन ट्यूनिंग सर्किट, यूज्ड इन ट्यूनिंग, यूज्ड इन ट्यूनिंग सर्किट। अब ट्यूनिंग सर्किट मतलब कहां पे, तो रेडियो में। ठीक है, रेडियो में इसका उपयोग होता है, और भी कई जगह पे जहां पे भी फ्रीक्वेंसी मैच करानी है, ट्रांसमीटर्स में इसका उपयोग होता है। अब कैसे होता है, तो जैसे मान लो अपन ने एक रेडियो लिया, ठीक है, इस रेडियो में यहां लगा हुआ एंटीना। अब एंटीना जो है वो फ्रीक्वेंसी कैच करता। अब तरह तरह के रेडियो स्टेशन हैं, मान लो कि एक जो है वो है 108 माई FM ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी, दूसरा जो है वो बिग FM है 98.7 कुछ। अब हम फ्रीक्वेंसी मुझे पता नहीं है, तो ये फ्रीक्वेंसी ऐसी हवा में है, अवेलेबल है, लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी हमारा रेडियो कैच करेगा ये इसके LC सर्किट पे डिपेंड है। तो इसके अंदर एक LC सर्किट लगा रहता है। अब LC सर्किट लगा रहता है, उसके बाद क्या करते हैं कि इस LC सर्किट से कनेक्टेड एक स्पीकर लगा देते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम है, एग्जैक्ट इंजीनियरिंग नहीं सिखा रहा हूँ, बस सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि कैसा होता है। अब क्या करते हैं कि इसके अंदर एक AC सोर्स लगाते हैं और AC सोर्स के साथ एक यंत्र लगा के इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अब ये यंत्र का नाम फ्रीक्वेंसी जनरेटर। ठीक, अब क्या होता है कि इसका कुछ C होगा, इसका कुछ L होगा। तुमने क्या किया कि इस सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल ली। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π√LC। अब जो तुमने L और C लगाए, ठीक है, या कंपनी वाले ने लगा के दिए, उसको तुमने सॉल्व किया कि इतना मैं इसमें L डाल देता हूँ, ये C डाल देता हूँ 12 फैराड का और 25 माइक्रो हेनरी का L डाल देता हूँ, तो उससे एक फ्रीक्वेंसी आ गई। वो फ्रीक्वेंसी मान लो कि आ गई 108 सॉल्व करने से। इसका मतलब इस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 108 है। अब क्या होगा कि यहां से ये दो लहरें, वेव्स चली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चली। एक चली 108 हर्ट्ज की, एक चली 98.7 हर्ट्ज की। वैसे तो हजारों चलेंगी, पर दो का एग्जांपल दे रहा हूं। अब क्या हुआ, ये यहां पहुंची, यहां पहुंचने के बाद इस डब्बे ने इस फ्रीक्वेंसी का करंट जनरेट किया। किस फ्रीक्वेंसी का, जितनी उसके पास वेव मिली, उसने एक करंट जनरेट किया, करंट नंबर 1 जो कि है 108 हर्ट्ज का, और दूसरे नंबर पे करंट उसने जनरेट किया जिसकी फ्रीक्वेंसी है 98.7 हर्ट्ज की। अब क्या हुआ कि जो करंट यहाँ से इस सर्किट में गया, तो इस सर्किट में जाने के बाद चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो अंदर सर्किट लगा है उसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हारी आने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई, इस वाली वेव से, दूसरी वाली से मैच नहीं हुई। तो जब इस वाली से ये दोनों मैच हो गई तो ये एक सर्किट रेजोनेंस में आ गया और इसमें हाई लेवल का करंट बहने लगा। अब जब करंट बहने लगा तो करंट स्पीकर में गया, और स्पीकर में गया तो स्पीकर बजने लगा। जबकि इसका करंट जब गया तो इसका करंट नहीं बजा। क्यों नहीं बजा? क्योंकि इसके साथ रेजोनेंस में नहीं आया। तो इस वाले स्टेशन पे ये वाला स्टेशन हावी हो गया, हैवी पड़ गया, भारी पड़ गया, और ज़्यादा करंट की वजह से इसकी आवाज़ें हमें आने लग गई, दूसरे की नहीं आने लगी। तो इस तरीके से रेजोनेंस सर्किट बनाया जाता। अब कोई पूछेगा कि अगर रेडियो है और हमारी इच्छा हो रही है कि अब दूसरा स्टेशन सुने, तो उस केस में अगर हम ये वाला स्टेशन सुनना चाहते हैं
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अगर तुमने कैपेसिटर की वैल्यू चेंज कर दी तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी, और वो फ्रीक्वेंसी अगर इससे मैच हो जाएगी तो ये रेजोनेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो हम कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे चेंज करते हैं, तो ये जो कैपेसिटर रहता है इसमें दो प्लेट्स लगी रहती हैं। ठीक है, कैपेसिटर का अगर अपन 3D डायग्राम बनाएं तो इसके अंदर क्या होता है, दो प्लेट्स लगी रहती हैं। एक प्लेट जो है वो इस तरीके से और दूसरी इसके पास इस तरीके से लगी रहती है। इस कैपेसिटर्स की जो प्लेट्स हैं इनमें से अगर अपन एक प्लेट को घुमाएं तो क्या होगा कि इनका जो ओवरलैपिंग एरिया है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ओवरलैपिंग एरिया कम हो जाएगा। और कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन 0 K/D। तो यदि एरिया कम हो गया तो कैपेसिटी कम हो जाएगी। ओवरलैपिंग एरिया समझ रहे हो तुम, ये ऐसे थे आमने सामने, अगर तुमने घुमाए 90 डिग्री पे पहुंचा दिए तो तुम्हारा ओवरलैपिंग एरिया सिर्फ इतना रह जाएगा, जो कि पहले पूरा पूरा ओवरलैपिंग था क्योंकि पूरे पूरे आमने सामने थे। ठीक है, ये वाली लाइन पूरी इसके सामने थी तो 100% ओवरलैपिंग एरिया था। लेकिन जैसे ही तुमने एक इसको घुमाया यूं तो ये वाला गोल घूम के 90 डिग्री पे आ गया, तो अब इतना ओवरलैपिंग एरिया हुआ, आधी प्लेट हवा में, इधर वाली आधी प्लेट हवा में, तो कैपेसिटी कम हो गई ना। कैपेसिटी कम हो गई तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो दूसरा स्टेशन कैच करने लग गया। ठीक है, तो पहले मान लो ये वाला कैच करता था, दूसरा ये वाला कैच करने लग गया। इस तरीके से हम इसकी कैपेसिटी कम ज़्यादा करके प्लेट घुमा के नए नए स्टेशन कैच कर सकते हैं। इसीलिए तुमने देखा होगा कि रेडियो के अंदर पहले जो रेडियो आते थे एक ऐसा गोला लगा रहता था, और उस गोले को यदि अपन घुमाते थे तो अलग अलग स्टेशंस ट्यून होते जाते थे। तो बेसिकली उस गोले को घुमाने का मतलब ये है कि हम किसी कैपेसिटर की प्लेट को टर्न कर रहे हैं, और कैपेसिटर की प्लेट को टर्न करके हम क्या करते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर लेते हैं, और उन फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है। क्लियर हुई ये बात? तो ये काय के काम आता है, रेजोनेंस रेडियो ट्यूनिंग सर्किट में। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा एलसी रेजोनेंस सर्किट क्या होते हैं। तो यहां से आप नोट करना चालू करें। पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज, और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं। यूजर्स भी लिख लें इसके, और नीचे ले रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया रेजोनेंस किसको बोलते हैं। अब रेजोनेंस में होगा तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो पहली चीज, अगर रेजोनेंस में होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। तो करंट मैक्सिमम होगा कितना, तो वैसे तो अगर आइडियली बात करें तो इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन आइडियल होता नहीं है। इसलिए मैं LCR सर्किट से समझाता हूं कि क्या होगा। तो जो सेकंड वाला सर्किट है उसको अपन क्या बोलेंगे, LCR सर्किट। तो LCR सर्किट वास्तविकता में प्रैक्टिकली LCR सर्किट ही होते हैं, क्योंकि कोई भी इंडक्टर कॉइल होगी उसमें रेजिस्टेंस इनबिल्ट ही आएगा। तो अगली हेडिंग हमने क्या डाली, LCR रेजोनेंट सर्किट्स। LCR रेजोनेंट सर्किट, इसमें लगा रहेगा एक तो L, ये L लगा है, उसके बाद लगा है कैपेसिटर, और उसके बाद लगा है रजिस्टर। ठीक, और ये जो है ये हमने ज्वाइन किया AC से। अब इसका XL, इसका XC और इसका R, इसके अक्रॉस वोल्टेज VL, इसके अक्रॉस वोल्टेज VC, इसके अक्रॉस वोल्टेज VR, और इसमें से जो करंट जा रहा है सपोज I। अब रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस हो गया। तो रेजोनेंस में पहली कंडीशन क्या होती है, XL XC के बराबर होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है 1/2π √LC होती है।
तीसरी कंडीशन क्या होती है, जो VL होता है वो VC के बराबर होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसका वोल्टेज बराबर हो जाता है, और करंट तो सब में बराबर ही रहता है। अब करंट सब में बराबर रहता है, तो इस केस में यदि उसने पूछा है कि भाई करंट कितना होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई जेड, जहाँ पे Z इज इक्वल टू क्या होगा, तो Z इज इक्वल टू हम बोलेंगे अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे एक रेजोनेंस हो गया, तो XL XC के बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गए तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो Z बराबर क्या बचा, रूट ऑफ R स्क्वायर, यानी सिर्फ R बचा। तो ये वाला मिनिमम रेजिस्टेंस है, मिनिमम रेजिस्टेंस, इससे कम नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि तुमने दो को तो आपस में कटवा ही दिया, एक ने दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। अब तुम्हारे पास जो बचा वो सिर्फ रेजिस्टेंस ही तो बचा, और रेजिस्टेंस मिनिमम R होगा। तो दिस इज द मिनिमम रेजिस्टेंस, और ये कब होता है, जब रेजोनेंस होता। और यदि कोई पूछेगा कि वोल्टेज इस सोर्स का कितना हो जाएगा, तो जो सोर्स का वोल्टेज है, इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज को काट देगा, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला भी तो अपने पास ऐसे ही है, अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अब VL जब VC के बराबर हो गया तो इसने इसको काट दिया, तो V ही VR के बराबर हो गया। इसका मतलब जो सोर्स वोल्टेज है वो सारा का सारा किस पे आ गया, रजिस्टर पे आ गया। ठीक है, तो सोर्स वोल्टेज कम्स ऑन रजिस्टर, होल सोर्स वोल्टेज appears at the रजिस्टर। अब उस केस में करंट क्या हो जाता होगा, तो करंट क्या हो जाता होगा, तो करंट का फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई जेड, जहाँ पे I इज इक्वल टू V बाय Z होगा, लेकिन यहाँ Z ही R के बराबर हो गया। तो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू आई ड्यू टू रेजोनेंस वो V अपॉन R आएगी, जहाँ पे V जो है वो वोल्टेज है और R जो है वो रेजिस्टेंस है, सिर्फ रजिस्टर का। तो दिस इज द करंट एंड इट इज करंट मैक्सिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम करंट है जो उसमें रेजोनेंस के समय आता है। आई बात समझ में। तो अब इसके अंदर रेजोनेंस जब अपन देते हैं तो उसके अंदर हमको उस सर्किट में रेजोनेंस यानी ट्यूनिंग सर्किट में रेडियो के, ट्रांसमीटर्स के और भी सिम कार्ड में अपन रेजोनेंस यूज़ करते हैं, तो सभी के अंदर जो है वो ये सर्किट आइडियली प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए LCR रेजोनेंस सर्किट, और ये सारी कंडीशंस लिख लें इसकी। पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं। लिख लिया है। अब जब रेजोनेंस होगा तो एक शब्द मैंने तुम्हें समझाया था, पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर, जिसको हम cos फाई भी लिखते हैं, जहां पे फाई फेस सर्किट, फेस डिफरेंस। तो मैंने इसके लिए एक डायग्राम बनाया। डायग्राम में क्या होता है, इस तरफ जो रहता है वो रहता है VL, नीचे क्या रहता है VC, इधर क्या होता है VR, और इसी साइड करंट भी होता है। और वोल्टेज इन L और वोल्टेज इन C ये एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो cos फाई के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले, या तो हम ये इस्तेमाल करें या फिर हम क्या करें, इसका रेजोनेंस, इसका वो इस्तेमाल करें, रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला, जिसमें इस साइड क्या आएगा XL, इस साइड आएगा XC, इधर साइड आएगा R, करंट इधर ही रहेगा। इन दोनों में से इस्तेमाल करें तो उसको अगली स्टेप हम ऐसी बनाते हैं कि इसको एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं कि ये है VL माइनस VC, और इधर लिख देते हैं VR, और इसको लिख देते हैं फाई। ये है इसका फेस एंगल। इससे बनाना चाहो तो इससे ही बना सकते हो। ये ट्रायंगल इस तरीके का बन जाएगा। अब इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल हो गया तुम्हारा फाई, ये हो गया XL माइनस XC, और इधर वाला क्या हो गया R। अब किसी ने बोला कि पावर फैक्टर बताओ, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर बेसिकली होता है cos फाई। तो इस वाले ट्रायंगल में देखें cos फाई इज इक्वल टू
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हाइपोटेन्यूस तो v के बराबर होता है, उसी से तो फॉर्मूला आता है VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर इज इक्वल टू V, पाइथागोरस लगा के। तो cos फाई की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन, तो बेस है इसका VR और हाइपोटेन्यूस है V। ठीक है, अब यहां पे यदि cos फाई निकालोगे तो वो होगा R और इसको बोलेंगे Z इम्पीडेंस, क्योंकि Z का फॉर्मूला क्या है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू Z। Z पाइथागोरस से ही तो निकलता है, अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये होता है। तो cos फाई यहाँ पे क्या हो जाता है, R डिवाइडेड बाय Z। ये तो पुरानी बात बताई मैंने, cos फाई के ये दो फॉर्मूले, दैट इज पावर फैक्टर। लेकिन जब रेजोनेंस होगा, ठीक है, तो नोट करें इसको कि इन रेजोनेंस की कंडीशन में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस की कंडीशन में हो जाएगा XL इज इक्वल टू XC, यानी कि VL इज इक्वल टू VC। अब VL VC के बराबर हो जाएगा तो V जो है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। और जब ये दोनों आपस में बराबर ही हो गए तो कैंसिल आउट होगा, यानी V किसके बराबर हो गया, VR के बराबर हो गया। तो V अगर VR के बराबर हो जाए और इस V इक्वल टू VR को हम यहाँ रख दें cos फाई में, V की जगह क्या रख दें VR, तो ऊपर तो VR ऑलरेडी है और नीचे भी VR हो जाएगा, VR कैंसिल हो जाएगा तो cos फाई 1 आ जाएगा। तो cos फाई इज इक्वल टू VR अपॉन V की जगह VR, और VR से VR कैंसिल हो गया, इसलिए cos फाई की वैल्यू क्या आ गई 1। तो पावर फैक्टर जो है वो 1 हो जाता। ठीक है, पावर फैक्टर कितना हो जाता है 1। रेजोनेंस की विशेषता, इन रेजोनेंस पावर फैक्टर बिकम्स 1। ठीक, अच्छा ये अपन इधर साइड भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, हम क्या बोलेंगे कि XL XC के बराबर हो जाता है, तो Z कितना होता है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो जब XL XC के बराबर ही हो गया तो ये तो बेकार ही हो गया, तो Z ही R के बराबर हो गया। और जब Z R के बराबर हो गया तो ये जो फॉर्मूला है cos फाई इज इक्वल टू R बाय Z, इसमें जब R और Z बराबर ही हो गए तो कैंसिल होके 1 दे देंगे ना, तो पावर फैक्टर 1 हो जाएगा ना। तो रेजोनेंस में पावर फैक्टर 1 हो जाता। तो cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन Z विच इज इक्वल टू R अपॉन R, ये कैंसिल आउट हो गया तो 1 हो गया, इसलिए cos फाई इज इक्वल टू 1 कायम है रेजोनेंस में। तो ये कंडीशन है रेजोनेंस की, बहुत सारी कंडीशन निकाल रहे हैं क्योंकि वहां पे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन में रेजोनेंस होता है, दैट इज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। पावर फैक्टर बिकम्स 1, दैट इज मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो लोड आ रहा है, XL XC जो है वो पावर खत्म नहीं कर रहे, तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस आ गया है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको यहां से, पावर फैक्टर नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबा दें, चलिए नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं। ठीक है, तो देखिए रेजोनेंस दो प्रकार से होगा, एक बार एलसी सर्किट में, एक बार LCR सर्किट में। तो एलसी सर्किट में क्या क्या पॉइंट्स अपन ने पढ़ ली वो एक बार समराइज कर देते हैं। ठीक है, तो एलसी सर्किट में जब रेजोनेंस होगा तो इस केस में यहाँ पे कंडीशंस डली गई हैं। देखिए पहले रेजोनेंस कब होगा, जब सर्किट कौन सा है, एलसी सर्किट है, ये एलसी सर्किट। अब एलसी सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है तो उस केस में हमने कंडीशंस क्या बनाई, पहला नेट रिएक्टेंस X0 होना चाहिए। ठीक है, नेट रिएक्टेंस X क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि XL XC के बराबर होता है। थर्ड कंडीशन क्या है, Z 0 होना चाहिए। क्यों Z 0 होना चाहिए, क्योंकि Z का तो फॉर्मूला ही है अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब ना यहाँ XL है ना XC, ये कट गए और R तो है ही नहीं ना, क्योंकि ये LC सर्किट है, आइडियल सर्किट है। अच्छा, इसमें पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, तो बेसिकली तो इट इज इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट होगी, कि V इज इक्वल टू आई एक्स होता है और I इज इक्वल टू V अपॉन एक्स होता है, और जब X ही 0 हो गया तो करंट इनफाइनाइट हो गया। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी,
तो 1/2π√LC होगी। वोल्टेज एंड करंट डिफर इन फेज बाय 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वोल्टेज इधर होगा VL का, VC का इधर होगा और करंट इधर होगा। तो VL और VC चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों ही 90 डिग्री पे है करंट से, तो ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री से डिफर करेंगे। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? तभी बताया, पावर फैक्टर की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक। जब LCR सर्किट होगा, यानी नॉन आइडियल है LCR सर्किट, तो उस केस में रेजोनेंस पे X0 होगा। कंडीशन वही होगी कि XL इज इक्वल टू XC हो जाए, इम्पीडेंस सबसे कम हो जाएगा और R के बराबर ही हो जाएगा। R के बराबर इसलिए हो जाएगा क्योंकि इम्पीडेंस का फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू √XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जिसमें से ये दोनों तो कट जाएंगे लेकिन ये बच जाएगा R का स्क्वायर का रूट, तो Z R के ही बराबर हो जाएगा क्योंकि इसमें R लेना है, ये आइडियल नहीं है। ठीक है, ये नॉन आइडियल वाला केस है। अच्छा, पीक वैल्यू ऑफ करंट मैक्सिमम होगी पर इन्फिनिटी नहीं होगी, और वह I इज इक्वल टू V0 बाय Z होगा, जहाँ पे V0 बाय Z इज R, क्योंकि यहाँ Z किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, 1/2π√LC होगी। वोल्टेज एंड करंट विल बी इन फेस, तो वोल्टेज इस साइड होगा क्योंकि वोल्टेज रजिस्टर में होगा और करंट भी इसी साइड होगा, तो इसलिए दोनों फेज में होंगे, यानी ΔΦ फेज डिफरेंस 0 होगा। पावर फैक्टर वही हो जाता है, पावर फैक्टर इसका केस में भी 1 ही होगा क्योंकि R/Z होता है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ R। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में R पहले भी नहीं आता था और अब भी इसमें R नहीं आएगा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किससे इंडिपेंडेंट हो जाएगी? R के, क्योंकि इसके अंदर R आया ही कहाँ, देखो। ठीक, तो ये इसके पॉइंट्स हैं जो कि आप लिख लें एक एक करके। इन पॉइंट्स के बेसिस पे हमें पता पड़ता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो रेजोनेंस का है कि नहीं। इनमें से कुछ भी कंडीशन होगी तो रेजोनेंस का क्वेश्चन होगा, तो हम उसको हिसाब से सॉल्व करेंगे। चलिए लिख लें, पॉज दबा के नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबा के इसको लिख लें। चलिए, अब एक चीज देखिए कि अगर LCR सर्किट है और उसमें वो बोलता है LCR सर्किट रेजोनेंस में कि फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा और करंट के बीच में ग्राफ बनाओ। ठीक है, किस किस के बीच में? करंट इस साइड लेना है और इस साइड फ्रीक्वेंसी लेनी है। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी बोलूं या ओमेगा बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओमेगा 2πN है, तो N बना दो या ओमेगा बना दो, एक ही बात है। और इस साइड मुझे करंट लेना है। करंट किस में? सर्किट में। अब सर्किट कैसा है? LCR सर्किट है, L है, C है और R। जब कोई LCR सर्किट है तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी अपन चेंज करी, करंट की, ये वाले की फ्रीक्वेंसी चेंज करी। अब फ्रीक्वेंसी जब चेंज करेंगे तो कभी ना कभी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब एक कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, और जिस जगह पे ये ओमेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा उस जगह पे अपन बोलेंगे कि करंट पीक वैल्यू पे चला जाए, यानी कि उसके पहले और बाद में पीक वैल्यू पे नहीं था। तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। अच्छा, जब ये ग्राफ बन रहा होगा तो ये पर्टिकुलर जगह पे रेजोनेंस हुआ। जब रेजोनेंस हुआ तो XL किसके बराबर हो गया? XC के बराबर। अब मान लो कि उसने बोला कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है N रेजोनेंस और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी N। जब दोनों बराबर हो गए तो ये कंडीशन हो गई। मान लो कि उसने बोला कि N जो है वो छोटा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से, N छोटा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से। इसका मतलब कहाँ की बात कर रहा? तो फ्रीक्वेंसी यहाँ प्लॉट करी है ना तुमने, फ्रीक्वेंसी इस जगह पे प्लॉट करी है, तो फ्रीक्वेंसी अगर प्लॉट करी है तो वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो यहाँ आई, और उससे छोटी फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब इस रीजन की बात कर रहा है। तो इस रीजन में N जो है वो लेस देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को N0 बोल दो, और इधर साइड N ज़्यादा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से इस एरिया में, और इस एरिया में कम है, और इस पर्टिकुलर जगह पे N ही N0 के बराबर है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो XL XC में कौन सा निशान लगेगा? इन दोनों में से कौन जीतेगा इस केस में?
और जब इसके बाद की स्थिति हो जाएगी तो एक्सएल एक्ससी में से कौन जीतेगा, ग्रेटर देन किधर लगा दूं, क्योंकि यहां तो तुमने इक्वल टू लगा दिया, एक्सएल एक्ससी के बराबर हो गया। तो उसके लिए देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2πn होता है और एक्सएल होता है ओमेगा एल। इसका मतलब एक्सएल इज इक्वल टू 2πnl और एक्ससी जो रहता है वो 1/ओमेगा सी होता है। इसका मतलब एक्ससी उल्टा चलता है 2πnc। मतलब कि अगर तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एक्सएल बढ़ेगा। तो जैसे जैसे तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो इस साइड जा रहे हो एक्सएल बढ़ रहा है, और एक जगह जाने के बाद एक्सएल और एक्ससी बराबर हो गए, उसके बाद भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए तो एक्सएल बढ़ता गया। तो ये वाली जो जगह है इस पे एक्सएल ज़्यादा होगा इस जगह पे, क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी पे हाई होता है तो एक्सएल ज़्यादा होगा। लेकिन इसके पहले एक्सएल कम होगा, एक्ससी ज़्यादा होगा, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे ये वाला ज़्यादा हो जाता है। तो लो फ्रीक्वेंसी पे ये ज़्यादा, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी पर ज़्यादा, और ये वाला कौन सा है, ये वाला हाई फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा, हाई फ्रीक्वेंसी पर ज़्यादा। अब क्या होता है कि लो फ्रीक्वेंसी पे ये वाली केस हो गया तो इस वाली केस में एक्सएल कम हो गया, एक्ससी ज़्यादा हो गया, और ये वाले केस में एक्ससी ज़्यादा हो गया, एक्ससी कम हो गया, एक्सएल ज़्यादा हो गया, एक्ससी कम हो गया। ये समझ में आया? तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये किस किस के बीच में बनाया है मैंने, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ बना लें यहाँ पे। ग्राफ क्या है, करंट वर्सेस, या तो फ्रीक्वेंसी बोल दो या ओमेगा भी बोल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ रेजोनेंस। चलिए बना लें इसको पॉज दबा के। चलिए आगे देखें। अब इसमें एक शब्द आएगा जिसका नाम है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे देखो कि अगर मान लो ये लगा हुआ इंडक्टर, लगा है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस भी मान ले लगा, और हमने क्या किया कि इस सर्किट को ऐसी फ्रीक्वेंसी फीड करी जिससे रेजोनेंस में आ गया। तो ये एल लगा हुआ, ये सी लगा, ये आर लगा है, और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर दे दी, रेजोनेंस के। जब रेजोनेंस के बराबर दे देंगे तो इसमें मैक्सिमम करंट जाएगा। जब मैक्सिमम करंट जाएगा तो इसके अक्रॉस जो वीएल होगा और जो वीसी होगा वो भी मैक्सिमम हो जाएंगे। तो वीएल एंड वीसी आर इक्वल, इक्वल तो हैं बट आर मैक्सिमम, और मैक्सिमम हो जाएंगे तो कितने मैक्सिमम हो जाएंगे, तो यहां पे एक वोल्टेज फीड करोगे तुम V, क्योंकि यही तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होती है ना। तो यहां पे तुम जो वोल्टेज फीड करोगे वो होगी V, और इस जगह पे जो वोल्टेज मिल रहा होगा वो होगा VL। तो ये जो VL है ये VC है, तो अगर मैं इसका VRMS निकालूं, ठीक है, तो VRMS निकालूं तो इसका भी VRMS और इसका भी VRMS मिलेगा। तो इस जगह का VRMS या जो भी वोल्टेज हमने फीड करा उससे यहाँ पे कितने टाइम्स वोल्टेज हो गया, इसको क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। फिर से सुने, क्वालिटी फैक्टर कब डिफाइन करते हैं, तो रेजोनेंस के समय पे डिफाइन करते हैं। वैसे तो सब दो डिफाइन कर सकते हैं, पर रेजोनेंस के समय पे वोल्टेज ज़्यादा होता है इसलिए उस जगह पे डिफाइन करते हैं। अब क्या होता है वो, तो वोल्टेज गेट्स मैग्नीफाइड, अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर at the time of resonance। रेजोनेंस के समय इसकी वोल्टेज बढ़ जाती है, मैग्नीफाई हो जाती है, इसकी वोल्टेज बढ़ जाती है, किससे, इस अप्लाई से, और दोनों बराबर हो जाती है। तो क्वालिटी फैक्टर को क्या डिफाइन किया गया है, वोल्टेज अक्रॉस एल का V के साथ रेशियो, या फिर क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस C का V के साथ रेशियो। ठीक, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे 100 वोल्ट लगाया तुमने आरएमएस, और यहाँ पे 200 वोल्ट आरएमएस मिला, तो क्वालिटी फैक्टर होगा 200 डिवाइडेड बाय 100 यानी 2। आ रही बात समझ में? तो क्वालिटी फैक्टर ये बताता है कि कितना वोल्टेज मैग्नीफाई हुआ। तो मैग्नीफिकेशन
ऑफ वोल्टेज इज क्वालिटी फैक्टर। मैग्निफिकेशन ऑफ वोल्टेज इज क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, ये क्वालिटी फैक्टर की एक डेफिनेशन है सिंपल। अब हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा इससे। हमें ओमेगा एल पता है कि v की जगह हम ओमेगा एल लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू आई एक्सएल, और नीचे वाला v क्या हो जाएगा? इट विल बी आई, और नीचे आ जाएगा r। समझ में आई बात क्यों? अरे v इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है ना, तो v इज इक्वल टू आई आर पूरे सर्किट के लिए, और सिर्फ इंडिविजुअल इसके लिए लगाएंगे इंडक्टर्स के लिए, तो वी एल इज इक्वल टू आई और यहाँ पे एक्सएल। तो मैंने इसमें v की जगह क्या लिख दिया? v की जगह क्या लिख दिया? आई आर लिख दिया, और वी एल की जगह मैंने क्या लिख दिया? आई एक्सएल लिख दिया। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बन गया इससे, आई एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर किसका रेशो है? वी एल और v का रेशो है, तो एक्सएल बाय और r का भी रेशो है वो, तो इट इज़ द रेशो ऑफ एक्सएल एंड आर। ये इसका एक दूसरा अपने पास फॉर्मूला बन गया। ठीक, तो क्वालिटी फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया? क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। क्या इस एक्सएल अपॉन आर को अपन दूसरा फॉर्मूला एक्सी अपॉन आर लिख सकते हैं? तो बोला हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सएल एक्सी तो बराबर ही हो गए ना। तो ये या ये भी क्वालिटी फैक्टर है। अच्छा, इसको और आगे बढ़ाएं तो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर, या फिर क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी आर, क्योंकि एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल है और एक्सी का फॉर्मूला 1 अपॉन ओमेगा सी है, तो ये भी सही है, ये भी क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बन गया। और आगे बढ़ाएं तो क्वालिटी फैक्टर ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एन एल अपॉन आर। इधर साइड क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2 पाई एन सी और आर। ये भी फॉर्मूला बन गया। अच्छा, इसके आगे अगर अपन चलें तो हमें ये पता है कि n जो होता है, n रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, वो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी होती है। तो इस n की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी को यदि हम इसके अंदर रख दें, तो क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला आएगा। तो क्वालिटी फैक्टर विल बी 2 पाई n की जगह मैंने लिखा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, ऊपर l लिखा हुआ है, नीचे r लिख दिया। तो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 1 अपॉन आर, ये है 1 अपॉन आर, ये l को मैं रूट एल इंटू रूट एल लिख सकता हूँ, और एक रूट एल से कैंसिल कर दूंगा, तो ऊपर रूट एल बचेगा और नीचे बचेगा रूट सी। तो ये क्वालिटी फैक्टर का लास्ट फॉर्मूला आ गया। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाय सी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 1 बाय आर एल सी, क्योंकि आर एल और सी तीनों की वैल्यूज इसके अंदर आ गई हैं। अच्छा, इधर साइड जब अपन चलाएंगे तो इधर क्वालिटी फैक्टर में एन क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, एन की जगह लिखा मैंने 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, इधर साइड सी लिखा हुआ, इधर आर लिखा हुआ। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एल सी ऊपर चला गया, तो क्यू इज इक्वल टू ऊपर हो गया अंडर रूट एल सी, नीचे आ गया सी आर। अब इसको मैंने क्या लिखा? इसको रूट एल लिखे रहने दिया, इसको रूट सी लिखे रहने दिया, और नीचे वाले को रूट सी इंटू रूट सी कर दिया, और ये आर लिखे रहने दिया। एक इससे एक कैंसिल हो गया, तो ये वाला भी फॉर्मूला वही आ गया, 1 अपॉन आर अंडर रूट ऑफ एल बाय सी। ये दोनों फॉर्मूले सेम हो गए जो अड़ोस पड़ोस में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो कि ये फॉर्मूला आता है, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। ठीक, तो ये क्वालिटी फैक्टर का अगला फॉर्मूला आ गया। तो लिख लें इसको, क्वालिटी फैक्टर को कहाँ से लिखना है? शुरुआत से लिखना है। ये डायग्राम तो बना लिया था तुमने, अब इसके नीचे से लिखो यहाँ से। चलो नीचे ले रहा हूँ मैं, पॉज दबा दें, और नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं, और नीचे ले रहा हूँ,
तो आज अपन ने जो है वो क्वालिटी फैक्टर पढ़ लिया, दूसरा रेजोनेंस इन एलसी सर्किट पढ़ लिया, एलसीआर सर्किट पढ़ लिया। एक बार शॉर्ट में फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, आइडियली होता है एलसी, प्रैक्टिकली होता है एलसीआर। एलसी सर्किट में रेजोनेंस होता है एक्सएल इक्वल टू एक्सी पे, इसमें भी एक्सएल इक्वल टू एक्सी में, और फ्रीक्वेंसी एन इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एलसी, दोनों में एक समान होती है। बस अंतर ये होता है कि इसमें आइडियली करंट इनफाइनाइट हो जाता है, वैसे आइडियली करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरी चीज, वोल्टेजेस भी जो है वो उस पर दोनों पे बढ़ जाते हैं। किसके ऊपर? एक तो इंडक्टर पे बढ़ जाता है, कैपेसिटर पे बढ़ जाता है, और जो अप्लाइड वोल्टेज है उससे भी कई गुना हो जाता है। तो उससे जैसे 10 गुना हो गया तो हम बोलेंगे कि क्वालिटी फैक्टर इज 10, उससे 12 गुना हो गया तो क्वालिटी फैक्टर इज 12। तो जितना ज़्यादा सर्किट का क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा, उतना ज़्यादा सर्किट में प्योर रेजोनेंस होगा, अच्छे से रेजोनेंस होगा, और उस सर्किट की क्वालिटी अच्छी होगी, ट्यूनिंग अच्छी होगी, आवाज़ अच्छी सुनाई देगी उस सर्किट के अंदर। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर क्वालिटी का मेजर भी है, और वो किस बात पर डिपेंड करता है? तो ये फॉर्मूला सामने लिखा है, Q इक्वल टू 1/r अंडर रूट L/C, इस पर डिपेंड करता है। तो हायर इज द क्वालिटी फैक्टर, गुड इज द सर्किट। ठीक है, गुड इज द ट्यूनिंग, इजी इज द ट्यूनिंग। और रेजोनेंस का कर्व भी जो है वो शार्प आएगा। तो जो रेजोनेंस का एक अपन ने कर्व बनाया था कि शुरुआत में रेजोनेंस नहीं हो रहा, फिर अचानक करंट बढ़ गया और फिर रेजोनेंस वापस से कम हो गया। एक तरफ एक्सएल ज्यादा, एक तरफ एक्सी ज्यादा, और बीच में एक्सएल एक्सी के बराबर, एक तरफ वीएल ज्यादा, एक तरफ वीसी ज्यादा, बीच में वीएल वीसी के बराबर हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। अब कैसे इसके क्वेश्चन आएंगे? तो तुमको वहां पे कंडीशंस जो लिखी है चेक करनी पड़ेगी कि सारी की सारी कंडीशंस में से कोई सी भी एक कंडीशन लग रही है, इसका मतलब रेजोनेंस है, और रेजोनेंस में करंट पीक पे चला जाता है, और उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है ये भी हमको पता पड़ गया। तो हम क्वेश्चन में क्या चेक करेंगे कि कहीं रेजोनेंस का क्वेश्चन तो नहीं है, और रेजोनेंस का इसी का क्वेश्चन आएगा थोड़ा टफ होगा वो। ठीक है, क्योंकि इसे कंडीशन चेक करनी पड़ती है पहले। तो अब अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, ओके।